जय हिंद दोस्तों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम लोग पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सकल घरेलू उत्पाद में दोस्तों किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस में मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है। तो मूल्य ह्रास का मान किस में शामिल नहीं है, तो एनएनपी में मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस में मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है। तो मूल्य ह्रास का मूल्य जो शामिल है वह किस में है, तो एनएनपी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वे थे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके लिए सुझाव पर निर्धारित किया गया। तो कैलोरी मापदंड जो है यह किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया, तो लकड़ावाला समिति के सुझाव पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों इससे जो है क्या प्राप्त होगा, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर। अगला क्वेश्चन है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो दोस्तों यह जो है 25,494 रुपये भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 2008-9 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वह कृषि प्रधान थी, यानी कृषि पर अधिकतर लोग आश्रित थे। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो फूट डालो और राज करो या फिर फूट डालो शासन करो, यह नीति जो है अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का इन्होंने क्या किया, दोहन किया और शोषण किया। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसा रहा। तो दोस्तों यह जो घटता गया आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों यह जिला जो है पटना जिला है, जिसके सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं। तो दोस्तों यह जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या है। तो विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास है। तो सतत विकास जो है यह अपने तथा आने वाली संतति का केवल है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। तो दोस्तों यह मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो श्रम का पारिश्रमिक जो है यह मजदूरी कहलाता है, श्रम का पारिश्रमिक। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है दोस्तों। तो पूंजी का पारिश्रमिक जो है ब्याज कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक जो है यह लगान कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। तो यह कथन जो है रेगनर्स नर्कस का है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है। तो विकसित राज्यों में जो है प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय जो है यह उपभोग व्यय एवं विनियोग के क्या होता है, समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा में केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये तीनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था 1868 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो ये आप सभी जानते हैं कि 20 रुपये थी सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय की गणना विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे व्यावसायिक गणना विधि, मूल्य योग विधि और उत्पादन गणना विधि, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम जो है शिवहर जिले का है और सबसे अधिक जो है पटना जिले का है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो दोस्तों यह जो है आयकर को शामिल किया गया है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया। तो इन्होंने जो है 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। तो यह विकास दर 4.2% रही है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार की आय में जो है सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो यह जो है आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है, तीनों है। तो उपयुक्त तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग जो है कृषि है। y=c+i फार्मूले को बताया। तो इस फार्मूले को जो है प्रोफेसर केन्स ने बताया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष जो है यह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग CSO के नाम से जानते हैं, यही करता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो दादा भाई नौरोजी ने, आप सभी अभी देखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति आय जो है कि प्रभावित करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है। तो दोस्तों यह जो है सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। तो इसके कुचक्र की धारणा रेगनर नर्कस ने दी है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यह जो है 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो दोस्तों यह जो है मूल्य योग विधि।
अगला क्वेश्चन है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा जो हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी। पीसीआई का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है पर कैपिटा इनकम। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो हमने अभी देखा कि यह गोवा है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह जो है सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो दोस्तों इस दौरान जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल तीनों देश में रुपया चलता है, तो यहाँ की मुद्रा रुपया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, इसमें किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। आर्थिक विकास की जिक्र जिस प्रक्रिया से समाज की सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह समावेशी विकास कहलाती है। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों चक्रीय प्रवाह का संबंध आय, व्यय और उत्पादन तीनों से है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो यह बचत के नाम से जाना जाता है। जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान देखा जाए जीडीपी में तो प्राथमिक क्षेत्र का है, जिसके अंतर्गत कृषि आता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है कि मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसे सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? तो इसका प्रयास जो है दादा भाई नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसके संतुलन के लिए बचत इक्वल टू निवेश क्या है कि शामिल है। दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों यह जो है यह राष्ट्रीय आय से है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे हम लोग जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। मैकलेगन समिति का गठन का क्या उद्देश्य है? तो इसके गठन का उद्देश्य है सहकारिता की समीक्षा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो राष्ट्रीय आय में यहाँ पे आय छूट गया है, तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किसका है? तो इसमें सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।